please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Minister now talking in the parliament. Let's listen. पावर सेक्टर की कंपनीज अपने आप एनपीएस की तरफ चली गई। अब उसमें पावर मिनिस्ट्री ने उदय बॉन्ड स्कीम लेकर आए, जिसमें कि राज्य सरकारों ने उस डेट को अपने डेट के अंदर लिया और फिर धीरे धीरे वो अपना दर बढ़ाएं ताकि कॉमर्शियल कंसिडरेशंस पे वो डिस्कॉम्स अपने आप पे ऑपरेट कर। पावर सेक्टर में ही ये दूसरा संकट आया जब यूपीए की सरकार के दौरान कोल माइंस दिए गए तो लोगों को लगता था कि इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कोल माइंस देने के बाद पावर सेक्टर का एक्सपेंशन होगा। सुप्रीम कोर्ट में सारी लिटिगेशन हुई और विवाद हुआ, वो एक प्रकार से एक विवाद का हिस्सा बन गया। उसके बाद उसका दूसरा पक्ष ये था कि जो हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी है उसका दाम कम होता गया। तो आज अगर आप सोलार के माध्यम से प्रोडक्शन करोगे तो वो पावर की तुलना में ज़्यादा सस्ती भी आएगी। और आज पहली बार देश में स्थिति ये आई कि पावर की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई, उस पावर को खरीदने वाले इस वक्त कम हैं। तो ये तीन और चौथा टेक्सटाइल सेक्टर की थोड़ी समस्या थी। इसके लिए कंटिन्यूसली आरबीआई, आज नहीं यूपीए सरकार के समय से क्योंकि इसका संचालन करती थी, तो रीस्ट्रक्चरिंग डेट, S4A, सारी स्कीम्स आरबीआई एक के बाद एक लाकर उसका प्रयास करती रही, किसी तरीके से इसका हल निकले। दूसरा इसका प्रयास ये था कि हम लोगों ने डीआरटी का कानून भी अमेंड किया ताकि उसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिए जाएं। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में जो ARCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की स्थापना थी, उस कानून को लिबरलाइज किया ताकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आ जाएं और इनमें से कोई मैनेजमेंट अगर बदल दी जाती है तो उसको टेक ओवर करने की कैपेसिटी रखने वाली भी संस्थाएं बने। वो प्रक्रिया आरंभ हुई है। देश में कई ARCs इस प्रकार से इस्टेब्लिश हुई हैं। इंसॉल्वेंसी लॉ भी हम लोग लाए, लेकिन इंसॉल्वेंसी लॉ के बाद भी देखा गया कि बड़े जितने प्रोजेक्ट्स थे, और ये वो डेट्स हैं जो हम किसी छोटे किसान का या फार्म डेट या कोई छोटा स्टूडेंट लोन, ये उनके साथ नहीं है। जो बड़े इन 4-5 सेक्टर्स के डेट्स हैं जो हजारों करोड़ों में एक एक कंपनी का डेट जाता है, उसमें मल्टीपल लेंडर्स हैं। कोई लेंडर सेटल करने को तैयार है, कोई लेंडर सेटल करने को तैयार नहीं है। बैंक्स की प्रशासन कई बार इस बात से भी घबराते हैं कि अगर कॉमर्शियल कंसिडरेशंस के ऊपर हमने सेटल किया तो उसका बैंक के मैनेजमेंट और अधिकारी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो हमारी आज की पूरी कानून व्यवस्था, जिस प्रकार के हमारे लॉज और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं। और इसलिए एक और पैरेलल मैकेनिज्म्स, ये मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन इन मैकेनिज्म्स के माध्यम से एक इनकी गति बहुत धीमे है और दूसरा उनको लगता है कि किस प्रकार से कौन आएगा जो इस प्रकार की कंपनी जिसको मौजूदा मैनेजमेंट चला नहीं पा रही, जिसमें नए फंड्स नहीं डाल पा रही, जिसमें कोई जॉइंट वेंचर नहीं रह पा रही, तो कौन इसमें मैनेजमेंट आएगा। इंसॉल्वेंसी लॉ इसके लिए एक समय सीमा में 180 दिन में एक रेजोल्यूशन ढूंढे, इसकी एक व्यवस्था इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर है। और इंसॉल्वेंसी लॉ क्योंकि इसमें मल्टीपल लेंडर्स हैं और मल्टीपल लेंडर्स का कई बार कोऑर्डिनेशन भी मुश्किल होता है। कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कोई प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं जिनका स्वार्थ कहीं और होगा। तो ये एक सिंपल वन लाइन ऑर्डिनेंस है कि आरबीआई को, एक फेयर एजेंसी है, उसको अधिकार दिया गया है कि आप इस प्रकार की जो बड़ी कंपनियां हैं, आपको लगता है जिनकी मौजूदा मैनेजमेंट के साथ इसकी कठिनाई है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने को ये जो मल्टीपल बैंकर्स हैं इनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और इस ऑर्डिनेंस के बाद इसकी अर्जेंसी ये थी कि द डेट्स आर माउंटिंग अप। हर बार ये विषय आता है तो हम एक दूसरे को ब्लेम करें। हमारी तरफ से ये तर्क दिया जाता है ये लोन तब दिए गए कि जब आपकी सरकार थी, अब उसमें सरकार